हेलो फ्रेंड्स, आर्विड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लियर करते आ रहे हैं वन लाइनर में। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, या आने वाले हैं पेपर एनालिसिस के बाद, ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद, प्रीवियस ईयर देखने के बाद, हमारा ये उद्देश्य होता है कि आप लोग का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर में इस वीडियो में क्या कुछ अलग है। जो आज पढ़ने वाले हैं वो है कृषि का टॉपिक। ठीक है, और जो प्रीवियस आप मेरा वीडियो है उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर देख लो। और बहुत कमेंट आता है कि सर इस पेपर के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, तो हम कह दें कि वनडे एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हैं, चाहे यूपीएससी प्री हो चाहे बीपीएससी हो, सबके के लिए क्या है, पर्याप्त है। किसी भी पेपर के लिए अगर उसमें आता है वन लाइनर के फॉर्मेट में, चाहे बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है, ये ऑप्शनल वाला जो है उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि ही नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ आप लोग जान लो। इसमें क्रांति पढ़ेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण क्रांति जो हुई हैं, गोल क्रांति और पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस तरह के क्रांति, जो क्रांति वाला टॉपिक है उसको ही इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ये ध्यान से सुन लो, क्रांति वाला टॉपिक इसी में क्लियर करेंगे। और उससे क्वेश्चन जो आते हैं, हम जितना भी मेरा एनालिसिस से बता रहे हैं कि बहुत बार उसके क्वेश्चन हमको देखने के मिले हैं। और एक जो होती हैं फसलें, और फसलें में क्या होती हैं, जो रबी, खरीफ, जायद, ये 3 प्रकार की जो फसलें होती हैं उसको भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो धैर्य बनाकर सुनिएगा और देखिएगा तभी मिलेगा। ये नहीं कि मैं शुरू में यही चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन लास्ट जाते जाते हम सारे चीज़ों को कवर करके ही यहाँ से जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए एकदम देखते हैं ध्यान से इस वीडियो को। ठीक है, और बढ़िया से एकदम ध्यान से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अगर भारतीय कृषि को कोई चीज़ प्रभावित करता है यानी नुकसान पहुंचाता है, तो वह कौन सा तत्व है, तो वृष्टि। और वृष्टि क्या होती है, जैसे ओला वृष्टि, ओला पाला जो पड़ते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वह क्या करती हैं, भारतीय फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अगर कृषि की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, और इसमें कुल जनसंख्या का लगभग 65% आबादी जो है, भारतीय आबादी जो है, कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, और हमारा जो भारत है, हमारे यहाँ कृषि जीवन निर्वाहन की जाती है। तो कृषि का हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसलिए कृषि को हमें न कि पेपर के लिए हमको इसको जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि नगदी फसलें में सम्मिलित नहीं है, तो एक ऑप्शन गलत दिया है। तो नगदी फसलें, जो नकदी फसलें होती हैं उसमें क्या है, सम्मिलित क्या है, होना चाहिए कि सम्मिलित हैं। ठीक है, इसको नहीं है तो नहीं में तो बहुत फसलें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है कि हमको पेपर के हिसाब से पढ़ना है। तो नगदी फसल में क्या क्या आते हैं, तो नगदी फसल क्या होती हैं, वे फसल होती हैं जिन्हें लाभ के लिए उगाया जाता है और सीधे बाजार में बेचा जाता है। नगदी फसल वे होती हैं जिनको लाभ के लिए उगाया जाता है और सीधे बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, वो फसल, अगर उस फसल की बात की जाए तो कौन कौन सी हो जाएंगी, गन्ना लिख लो, कपास लिख लो, गन्ना, कपास, चावल हो गया, गेहूं भी हो गया, और मक्का भी हो गया, जूट भी हो गया, बाजरा भी हो गया, सोयाबीन भी हो गया, आलू भी हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हम बता रहे हैं थ्योरी में, वो आपके क्या होगा, आपके जो टेलीग्राम में हम इसका पीडीएफ डालते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। अगर पीडीएफ देखना हो तो टेलीग्राम पर चले जाना, और वहाँ जो हम डालते हैं पीडीएफ, उसमें यही चीज़ डालते हैं, जो हमारा लिखा हुआ हैंडराइटिंग नहीं जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम बताया करें उसको लिखने लायक है तो वीडियो पॉज करके उसको लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या आएगा, नकदी फसल में वे फसल होती हैं जिनको लाभ के लिए उगाया जाता है और सीधे मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, तो गन्ना हो गई, कपास हो गई, मक्का हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया और आलू हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। जो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी की डेल्टा जो बनाती है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी जब आती हैं डेल्टा बनाती हैं, तो उस डेल्टा बहुत बड़े भूभाग पर क्या होता है? चावल होता है, और उससे क्या कहा जाता है? भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के चावल का कटोरा क्वेश्चन पूछे तो किससे बताएंगे? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन है? अब भारत में पूछे, भारत में 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं की बात करें तो गेहूं भारत में सबसे अधिक उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर हरियाणा में होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? अगर पूछे कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई आज तक नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और रट डालिए। इस जो चैप्टर है कृषि है, इसको पूरा रट डालिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। अगला जो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किस में पूछा गया है? यूपी पीसीएस प्री मेंस दोनों में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक उत्पादन का लाभ हुआ तो किसमें हुआ? गेहूं में हुआ। ठीक है, गेहूं में क्या हुआ? सर्वाधिक लाभ हुआ। किसमें? हरित क्रांति में। किसमें दोस्तों? हरित क्रांति में। अगर हरित क्रांति की बात की जाए, किसकी बात की जाए कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति की बात की जाए तो क्या है हरित क्रांति? वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो भारत में हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतिम समय में यानी 1966 के लमसम में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यह भारतीय कृषि को बढ़ाना था। ठीक है, भारतीय कृषि में उत्पादन को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। ठीक है, इसमें उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी को बढ़ावा देना था। ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे अधिक जो बढ़ा वो किसका उत्पादन बढ़ा? गेहूं का बढ़ा। किसका? गेहूं का बढ़ा। और धान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दलहन जो है दाल और तिलहन का उत्पादन घटा था पहली में। ठीक है, पहली हरित क्रांति में। और इसका जनक जो माना जाता है, जो भारत में जनक माना जाता है, वो किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में अगर इसकी जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और इसमें किसकी वैरायटी की बढ़ावा दिया गया? हाई यील्ड वैरायटी, उन्नत बीजों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और उत्पादन सबसे अधिक किसमें हुआ था? गेहूं में। और राज्य की बात करें तो सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? पंजाब को। सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था दोस्तों? पंजाब को क्या हुआ था? सर्वाधिक लाभ। और हरित क्रांति का जो केंद्र था यूपी का शामली। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का जो केंद्र था वह कौन सा था? तो हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली था, यूपी का शामली था। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हुआ, तो पंजाब को हुआ। किसको? पंजाब को हुआ सर्वाधिक लाभ। और सर्वाधिक उत्पादन किस में हुआ? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक बढ़ा था। और द्वितीय क्रांति भी हुई थी, द्वितीय हरित क्रांति भी हुई। इसमें क्या हुआ था? जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहा जाता है इसको, आनुवांशिक रूप से वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो पहला हरित क्रांति आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता है, वो केवल क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, तो थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाया करो यार। लेकिन जो हम थ्योरी में बता देंगे वो क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए थ्योरी अगर ध्यान से सुन लिए ना, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है? क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, क्या बोले हैं? सारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अपने राज्य में, अपने देश में सबसे अधिक गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है क्या? यानी भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरती हो वह कौन सा फसल है? तो चावल है। कौन है?
चावल है जो सबसे अधिक क्या करती है, सबसे अधिक जगह घेरती है भारत में। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, वह क्या है, चावल। तो चावल ऐसा है, चावल जो है वह ऐसा खाद्य फसल है जो भारत को सबसे अधिक उपज देती है। ठीक है, क्या देती है, भारत को सबसे अधिक उपज देती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत का कौन सा राज्य जूट उत्पादक है, जो भारत का कौन सा राज्य जूट में प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि सबसे अधिक कहाँ होता है, कौन चीज़ सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है, आगे सब क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है, तो दार्जिलिंग में। अगर भारत में सर्वोत्तम चाय की बात की जाए तो कहाँ होता है, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है, तो असम में। चाय कहाँ पैदा होती है, तो दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग कहाँ है, असम में। ठीक है, राज्य की बात करें तो कहाँ, असम में, और जगह की बात करें तो कहाँ, भारत में, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्य की बात करें तो असम, और जगह की बात करें तो दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है भारत में काफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कुर्ग, और कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। यानी कि भारत का जो काफ़ी अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। याद रखेंगे, कुर्ग कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दोस्तों याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य को माना जाता है, तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ कहाँ उत्पादित होता है, केरल में। याद रखेंगे, प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो कहाँ याद रखेंगे दोस्तों, केरल में। केरल में प्राकृतिक रबड़ सर्वाधिक उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंध है। अब क्रांति आ गई आपके देश, आपके क्वेश्चन में, तो क्रांति किससे है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से। नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन से, यानी मत्स्य का मतलब मछली, और मछली उत्पादन से क्या है, नीली क्रांति का संबंध है किससे, मछली उत्पादन से। याद रखेंगे, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। आगे सभी क्रांतियों को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। अगर भारत में धान्य भंडार के रूप में बात की जाए तो किसको जाना जाता है, पंजाब को जाना जाता है भारत का धान्य भंडार। अगर भारत के धान्य भंडार की बात की जाए तो किसको माना जाता है, पंजाब को। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का अर्थ है, अगर बात की जाए हरित क्रांति का अर्थ क्या है, तो कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो हरित क्रांति को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम लोग सुन चुके हैं। तो हरित क्रांति का मतलब क्या था, भारतीय जो फसल हैं उनकी उपज को बढ़ाना। इसका केवल एक ही मुख्य उद्देश्य था, भारतीय फसल को बढ़ाना, और उसमें हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया गया था, और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और जो भारत में करने वाले थे वो कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे। और विश्व के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। याद रखेंगे दोस्तों ये चीज़। अगला जो क्वेश्चन है वही चीज़ आ गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए बार बार रटवा रहे हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो दोस्तों इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं कि सभी क्रांतियों को एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं ध्यान लगाकर। ठीक है दोस्तों, और ये जो महत्वपूर्ण क्रांति है इसमें सारी क्रांतियों तो दिए नहीं हैं पीडीएफ में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं दोस्तों उसको ध्यान से कान लगाकर चुपचाप सुनेंगे। कहीं हिलेंगे, कहीं डुलेंगे नहीं, चुपचाप एकदम शांति से कान लगाकर जैसे मौन धारण कर लिए हों और योग अवस्था में बैठे हुए हैं उस तरह से उसको सुनेंगे। और इसका जो पीडीएफ होगा हम टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे। ठीक है, अलग से डाल देंगे टेलीग्राम लिंक पर क्रांति का और क्रांतियों का। ठीक है, और इसके जनक का, जो महत्वपूर्ण क्रांति हैं और इसके कौन कौन जनक हैं सबके जनक को भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जाकर जो पीडीएफ होगा टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे। हरित क्रांति का जनक कौन है, हरित क्रांति का जनक जो भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है तो विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। सॉरी दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो खाद्यान्न उत्पादन है, खाने योग्य जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, हरित क्रांति का। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से फसल हैं वह कौन है, चावल और गेहूँ। ठीक है,
अगला आता है श्वेत क्रांति। कौन आता है? श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वह किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसको कब शुरुआत किया गया था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या किया गया था? इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको शुरुआत किया गया था। किसको? दुग्ध उत्पादन को। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला जो है लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस के उत्पादन से है। क्या? लाल क्रांति का संबंध। लाल मतलब श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो दूध कैसा होता है? सफ़ेद। तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर कैसा होता है? लाल टमाटर। ठीक है, कहते हैं तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, मांस के उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध की बात करें तो उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक कैसा होता है? तो भूरा होता है, जिससे हम डाई होता है खेत में डालते हैं, जो कृषि करता है उसको मालूम होगा, तो वह भूरा कलर का होता है। तो भूरे का संबंध किसके है? उर्वरक से है। ठीक है, नीली की बात करें, जो पहले पढ़ चुके हैं, नीली की बात करें तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, एक थी मछली वह थी नीली आई मेरे घर पर। ठीक है, हमने नीला कहकर भगा दिया। तो मछली के उत्पादन का संबंध किससे है? नीली क्रांति से। अगला जो क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति पूछा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो फार्मास्यूटिकल जो ये होते हैं फार्मा वगैरह दवाई वाई, और प्याज याद रखेंगे। प्याज का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति से। इस समय के जो प्याज आ रहे हैं नए नए, वो गुलाबी आ रहे हैं। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। और झींगा उत्पादन से भी किसका है संबंध? तो झींगा उत्पादन की बात की जाए तो गुलाबी क्रांति की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, काली क्रांति एक आती है, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। और कोयला जो है काला, तो कोयला का जो संबंध है वो किससे है? काली क्रांति से। पेट्रोलियम और खनिज तत्वों की तेलों की बात की जाए तो किससे है? काली से। तो किससे है? काली से। काली क्रांति का संबंध किससे हो गया? पेट्रोलियम खनिज तेलों और कोयला उत्पादन से। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या है कि रजत क्रांति का संबंध। रजत भाई, रजत पदक मिल गया मेरे भाई को। अगर वीडियो देखोगे पूरा तो रजत पदक तो मिलेगा ही। तो जो रजत क्रांति का संबंध है अंडा व मुर्गियों उत्पादन से। ठीक है, हमारे पास अंडा है यानी रजत है। ठीक है, तो रजत का संबंध किससे है? अंडा व मुर्गियों उत्पादन से। इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पर, चिंता मत करना। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू कैसा होता है? गोल 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 आलू होता है। तो आलू की तरह गोल गोल मत घुमाओ भाई। तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। सुनहरी क्रांति तो बागवानी। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी। तो बागवानी जहाँ भी रहता है कैसा संबंध हमको महसूस होता है? सुनहरा महसूस होता है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। ठीक है, और रजत क्रांति का जो संबंध बताए हैं अंडा व मुर्गियों उत्पादन से। ठीक है, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, सुन लो, बड़ा मजा आएगा। तो क्या इंटरेस्टिंग बात है कि भारत की जो मुर्गी है, हमको पढ़कर अच्छा लगा, आप लोग को भी सुनकर अच्छा लगेगा। भारत की मुर्गी जो है एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जो भारत की मुर्गी है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं यूएसए की मुर्गी क्या करती है? 295 अंडे देती है एक वर्ष में। तो आखिर में ये कैसे हो रहा है भाई? भारत की मुर्गी क्या कमज़ोर हैं कि यूएसए वाले ज़्यादा खिला देते हैं? तो भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 ही अंडा दे रही है, केवल 65। और जो भी यूएसए की मुर्गी है वह 295 अंडा दे रही है, इसीलिए यूएसए आगे है। क्या? मुर्गियों से सहायता लेकर। आप लोग इस पे ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, और भारत में अंडे की बात कही जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान रखता है, ये चीज़ भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ है आपका क्रांति। और इतने अच्छे से क्रांति हम लोग आपको पढ़ाए हैं, आप लोग को आधे तो याद हो गए होंगे, आधे पीडीएफ देखकर भी याद हो जाएंगे, आधे दूसरे बार वीडियो देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो थोड़ी होता है, लेकिन आज का वीडियो होगा थोड़ा बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल नहीं है भाई, केरल नहीं है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र है। इसमें हम इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आप लोग को क्लियर कर रहे हैं, एक भी गलती नहीं होने दूंगा। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जहाँ भी गलती हो ज़रूर हमें बताइए। ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, गलती आपको मेरे को बताना होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। किसका उत्पादक है? तो दालों का है। ठीक है, दालों का हो सकता है मध्य प्रदेश। तो दालों का सबसे विशालतम उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश।
सबसे अधिक मात्रा केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है दोस्तों? बात की जाए सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर, ये तो आपको याद ही होगा, इसको हम मान लेते हैं कि आपको याद है। जम्मू कश्मीर में क्या है? केसर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कई बार क्वेश्चन आए हैं, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। नाटक मत करो, रेशम उत्पादित करो भाई। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो भारत का फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक है। प्रथम लिखा है जो कि गलत है, तो द्वितीय स्थान है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। अगर प्रथम की बात की जाए तो चाइना है, चाइना, ठीक है। तो फल और सब्जी उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान रखता है और हमारा भारत द्वितीय स्थान रखता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो वह रखता है प्रथम। ये तो एकदम आपको बात याद ही रखना चाहिए। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान रखता है, यानी विश्व में सबसे अधिक जहाँ दूध उत्पन्न होते हैं वह कौन सा स्थान है? भारत। और यही चीज़ का ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत कब हुआ था? 1970 में। किसने किया था? नॉर्मन बोरलाग। कौन किए थे? नॉर्मन बोरलाग, ठीक है। नॉर्मन बोरलाग को जानेंगे, ठीक है। वो कौन से हैं? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किए थे 1970 में, 1965 से 1970 के लगभग में किए थे, और इनके बाद दुग्ध उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य हो गया, ठीक है। अगला जो कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में, अगर भारत में बात की जाए तो भारत तो देश में विश्व में सबसे अधिक उत्पादित करता है दूध। अगर भारत के राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश क्या है? भारत की राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन क्या करता है? दूध का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। किसने किया था? नॉर्मन बोरलाग ने, ठीक है। अरे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत नॉर्मन बोरलाग नहीं किए थे। सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से सॉरी। कौन किए थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नॉर्मन बोरलाग तो हरित क्रांति के क्या हैं? हरित क्रांति के विश्व में जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलाग। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या हैं? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखा करो, थोड़ा बहुत गलती भी हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं उसको सुधार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि पढ़ा चुका हूं, बार बार रटवाने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ, किसने किया? वर्गीज कुरियन, ठीक है। घुमा फिरा कर सब पढ़ लिए इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय का इतिहास नहीं, भारतीय कृषि का इतिहास। तो ये कौन है? एम.एस. रंधावा जी हैं। एम.एस. रंधावा जी ने क्या लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, देश में क्या कर रहा है? देश में एग्रो क्या कर रहा है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र की बात की जाए तो कितने हैं? 20। यूपी आरओ में पूछा गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, क्वेश्चन आता है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? वो है गोविंद बल्लभ पंत गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ है? पंतनगर में। जी से हो गया गोविंद बल्लभ पंत, क्या हो गया? यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में, ठीक है। इसकी जो शुरुआत में नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, यूपीएयू, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या हो गया? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और 1972 में क्या हुआ? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, ठीक है। कहाँ है? पंतनगर में है। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति का गहरा संबंध बता रहा है। आप लोग तो इसको आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। तो हरित क्रांति का गहरा संबंध किससे है? स्वामीनाथन से। ऑप्शन नंबर ए, स्वामीनाथन से। अभी आप लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस या एमपी पीसीएस की पेपर देते रहते होगे तो क्या करते? उड़ा देते इसको वीडियो पे पढ़ने के बाद। चल भाई चल तू
हो गया मेरे से। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अगर सोयाबीन की बात करें कि सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक उत्पादित होता है भारत का, ठीक है। और यह किस में पूछा गया है, तो देख लो भाई, अब बताना क्या है, सब तो पूछा ही गया है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक सोयाबीन कहाँ उत्पादित होता है, तो मध्य प्रदेश की याद रखेंगे, कहाँ, मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध, सब पढ़ चुके हैं, गुलाबी कौन है, झींगा है, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा से है। प्याज इस समय के कैसे आ रहे हैं, गुलाबी आ रहे हैं, याद रखेंगे। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा, प्याज, फार्मास्यूटिकल जो होते हैं कंपनी, वो उससे क्या है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति, गोल गोल आलू गोल गोल, आलू गोल गोल, ठीक है। गोल क्रांति किससे है, आलू गोल गोल, आलू गोल गोल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल। पटसन उत्पादन राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है दोस्तों। नाटक मत करो, कॉफ़ी उत्पादित करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया, देख रहे हो किस में पूछा है, एक बार नहीं, ये सब तो बड़े बड़े पेपरों में पूछा गया है। वनडे एग्जाम की तो गिनती ही नहीं है, एक पेज भर जाएगा कहाँ कहाँ पूछा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित होता है, तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों, कर्नाटक। नाटक मत करो, काफ़ी पिला दो भाई, क्यों नाटक कर रहे हो, ले गए हो दोस्त को, फ्रेंड को घुमाने, तो काफ़ी पिला दो, नाटक क्यों कर रहे हो। और कहाँ, कर्नाटक, नाटक में कर रहा है नाटक भाई। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो चावल का, ठीक है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, यानी कि ऐसा कौन सा फसल है जिसके लिए पानी तो अधिक आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं, यानी कि उसमें पानी रोक भर जैसे क्यारी भरा जाता है वैसे नहीं भरा जा सकता, लेकिन आवश्यकता अधिक है, किसके में, चाय में। अगला क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती है। अब आ गया बात किसकी, खरीफ की फसल, किसकी, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जब आ गया, तो खरीफ की फसल आई गया, तो हम भारत के प्रमुख फसलों का वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं ध्यान से, ठीक है। जैसे क्रांतियों को सुने हैं वैसे इस बार क्या सुन लेते हैं, फसलों को। तो रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल को, तीनों को अच्छे से सुनेंगे, एक बार फिर से ध्यान में हो जाओ मग्न, और कान लगा लो मेरे तरफ और बैठ जाओ योगावस्था में, ठीक है। तो रबी की फसल क्या होता है, एक गलत नहीं काटना था, गलत क्यों काट दिया पता नहीं, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लेते हैं, खरीफ की फसल दिया है तो पहले खरीफ की ही फसल पढ़ लेते हैं। तो खरीफ की फसल जो है जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक क्या होता है, यानी इसका जो उत्पादन है जुलाई से अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, जो दिया है। तो जुलाई से अक्टूबर और नवंबर तक क्या होता है, खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल में क्या आते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, यानी कि जब पानी बरसता है जुलाई अगस्त में पानी बरसता है, ठीक है। तो उस समय क्या होते हैं, खरीफ की फसल, यानी खरीफ की फसल में मुख्य फसल की बात की जाए तो चावल है, ठीक है। क्या है, चावल है, यानी धान है, ठीक है। और रबी की फसल कौन है, नवंबर से मार्च तक। तो रबी की जो फसल है वह नवंबर से मार्च तक होता है। अक्टूबर नवंबर तक तो खरीफ की फसल हो गया, और रबी की जो फसल है वह क्या होता है, नवंबर से मार्च तक, नवंबर से मार्च तक, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो गर्मी की फसल होती हैं, जैसे क्या हो गया, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी, तीसी, ठीक है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या होता है रबी और खरीफ की फसल याद करने के लिए, ठीक है, कि रबी यानी रबी मतलब रब, और रब का मतलब क्या होता है, रब का मतलब ईश्वर होता है, ठीक है। जो ईश्वर के भरोसे ना हो, ठीक है, यानी पानी की हमें आवश्यकता होगी तो हम ईश्वर को मनाएंगे, अब पानी की आवश्यकता नहीं है तो ईश्वर को नहीं मनाएंगे। तो यानी जब ईश्वर की आवश्यकता न हो, रबी की फसल मतलब जब रब की आवश्यकता न हो तो वो रबी की फसल हो गई, ठीक है। और जब रब की मतलब भगवान की ज़रूरत कम नहीं होती है हमें, जो गर्मी के समय होता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी, तीसी, इस समय क्या होता है, हमें क्या पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो रबी की फसल याद हो जाएगा, और जब रबी की फसल याद हो गया तो खरीफ की फसल भी याद हो जाएगा। खरीफ की फसल में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जुलाई और नवंबर में होती है। फसल क्या हो गया, मुख्य फसल चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का याद। और जायद क्या है, जायद एक अलग ही है, ठीक है। तो जायद को एक अलग तरीके से याद रख लेंगे कि जायद जो है अलग तरीके से इसको याद रख लेंगे। जायद में क्या आते हैं, मुख्य रूप से क्या कह दें तो सब्जी, जो रबी फसल और खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो समय होता है मार्च से मई तक का, ठीक है।
मार्च से मई, ठीक है, मार्च तक नवंबर, जैसे रबी की फसल हो गया तो मार्च, रबी और खरीफ की फसल के बीच का समय, नवंबर से मार्च तक रबी की फसल चला, ठीक है, और उसके बाद मार्च से मई तक जायद की फसल, यानी जो उसमें सब्जियां लगाई जाती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, सब्जी, तरबूज, ये सब आ जाते हैं फसल, ककड़ी, खीरा, सब्जी, तरबूज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। इसको भी एक स्क्रीनशॉट में आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ, जो अभी हमने बोला वह कहाँ कर देंगे, टेलीग्राम के लिंक पर, टेलीग्राम के चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक। कौन है, नासिक। अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। झूम क्या है, झूम क्या है, कृषि का एक तरीका है, ठीक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया है। अब क्या है, एक लाइनर वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसको ध्यान से एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो, आप 10 बार सुन लो, आपको याद होना चाहिए, बस इससे हमसे मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, तो कुर्ग यानी कर्नाटक में। तो कर मत नाटक, चल काफ़ी पिया भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है, तो कौन सा राज्य है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होती है, तो बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है। जूट की बात की जाए तो जूट कहाँ सबसे अधिक उत्पादित होती है, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। किसकी, कॉफ़ी की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत की बात करें तो चाय में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है, तो यानी जो सबसे अधिक समय लेता है उगने में, तो कौन है, गन्ना। उसके बुआई और कटाई में सबसे अधिक का समय लगता है, कौन, गन्ना। ये जो गांव से बिलोंग करता होगा उसको मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। मक्के की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जाती है खरीफ के फसल में। तो खरीफ की फसल कब होती है, जब बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच। तो खरीफ में कौन सी फसल महत्वपूर्ण है, चावल, धान, ठीक है। उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। तो क्या है, मक्के। तो मक्के की फसल कहाँ हो गई, खरीफ के मौसम में। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70। जो मूंगफली है उसमें दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है, 70%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, तो बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु में। किसका है, केंद्रीय, किसका है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, बंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सर्वाधिक सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 127। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 127। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है, गेहूं। तो गेहूं उत्पादन में भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत है, तो खाने योग्य तेल क्या होते हैं, बहुत अधिक आयात किए जाते हैं भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य है वो विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आ गए अब केरल राज्य पे। तो केरल राज्य जो है भारत में सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है किसके लिए, गरम मसालों के लिए। क्योंकि 1498 में जब भारत आया था वास्को डी गामा, तो वह क्या ले गया था, यहाँ से मसाला ही ले गया था। तो केरल से मसाला ले गया था, इसलिए भारत हमारा क्या हुआ, उसके वजह से, मसाले के वजह से ही क्या हुआ, भारत मेरा गुलाम है। तो मसाले को हम लोग क्या मानते हैं, अपना एक बुरा टाइम मानते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पीत मतलब पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, जो आपको पढ़ा चुके हैं, याद होगा। पीली क्रांति का किससे संबंध है, तिलहन से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। तो भारत की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं वह कौन है, कपास है, तिलहन है, जूट और गन्ना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग को मालूम है कौन है, आम। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। अगर उत्तर प्रदेश का जो लड़का होगा तो पेपर में पूछेगा, उत्तर प्रदेश का क्या है, सर्वाधिक उत्पादित करने वाला, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है, प्रतापगढ़। कौन है, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान किस्म कौन थी, IR8, ठीक है। अगर IR8, ठीक है। अगर चावल अनुसंधान निदेशालय के द्वारा देखा जाए तो जया है। कौन है, जया। सबसे बौनी धान की किस्म कौन है, जया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। तो
150 याद करेंगे। तो भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किसमें, गेहूं में। यानी 1966 यानी 1970 के बाद ऑपरेशन अरे अरे उससे जी हरित क्रांति के बाद की बात कर रहा है, 1966 के बाद की बात कर रहा है, यानी हरित क्रांति के बाद की बात कर रहा है। तो हरित क्रांति के बाद किसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी, सबसे अधिक उत्पादित कौन फसल हुआ था, तो गेहूं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और इससे जो क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत आएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सुना होगा तो आप बहुत एक अच्छे विद्यार्थी हैं जो अपने पेपर को क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।